गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 312 ए पार्ट 14 हम कर रहे हैं, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो क्या है ये आर्टिकल? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज। देखो भैया, इसमें ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज के कुछ सर्विसेज का सर्विस कंडीशंस को चेंज करने का, रिवोक करने का। तो वो कौन सी सर्विसेज हैं वो देखते हैं आगे। इसमें फर्स्ट क्लोज में है पार्लियामेंट में बाय लॉ के द्वारा ही। एक क्लोज में है वेरी और रिवोक वेदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एज रिस्पेक्ट रिम्यूनरेशन, लीव एंड pensions and the rights as respects disciplinary matters of persons। इसकी pronunciation थोड़ी सी जीभ दब रही है। persons who having been appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown of India before the commencement of this Constitution continue on and after the commencement of this Constitution continue on and after the commencement of this Constitution 28th Amendment Act 1972 to serve under the government of India or of a state in any service or post। से पहले तो जो ये रेट्रोस्पेक्टिवली है और ये जो प्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या? ये होता है पीछे की डेट से और ये होता है आगे की डेट से, ठीक है। और इसमें क्या है, इस क्लोज में पनिशमेंट देने वाले मैटर हैं, करप्शन वगैरह हो गया, ठीक है भाई, किसी प्रोजेक्ट में करप्शन हो गया। मीन्स ये जो पोस्ट हैं बिफोर इंडिपेंडेंस के हैं, तो पार्लियामेंट के पास पावर है वेरी करने का, सर्विस कंडीशंस को, सैलरी पेंशन्स वगैरह को चेंज करने का या रिवोक करने का। आगे की डेट से चेंज करवा सकते हैं या पीछे की डेट से चेंज करवा सकते हैं। भाई आज किसी ने ज्वाइन किया है, मान लो कोई आज जैसे 2022-21 का भी रिजल्ट आया, आज जो बच्चों ने ज्वाइन किया है, ठीक है, उस पर्सन की आज जो भी सैलरी है, जो भी, उसको इन फ्यूचर चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। भाई बढ़ा सकती है, ठीक है, कम तो नहीं कर सकती, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं उसमें जो भी इंक्रीमेंट है वो कर सकती है। देखो भाई, दूसरा ये है कि जो इंडिपेंडेंस से पहले जो भी सर्विस कर रहे थे उनके लिए, उन जो भी काम कर रहे थे उनके लिए पार्लियामेंट ये राइट रखती है कि इन फ्यूचर उनकी जो भी सैलरी है, पेंशन्स हैं, उनमें जो भी चेंज करना है वो कर सकती है। कम नहीं करती है। जो डिसाइड, जो जिस पोस्ट पे वो बरकरार थे, उस जिस सैलरी पे, ठीक है, वो सैलरी तो उनको मिली। मान लो रिटायर हो गए तो पेंशन उनका जो पहले डिसाइड हो गया तो उसके हिसाब से मिलता है, ठीक है। इंक्रीमेंट जो होता है वो थोड़ा बहुत होता रहता है। ये बात बोल रहा है, ये एक दो बात तो मैंने अपनी साइड से बताई है। ये बात बोल रहा है हमारा ये ए क्लोज में भी थोड़ा सा स्लो और कन्फ्यूजिंग था, बट आगे आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद है बी क्लोज, वेरी और रिवोक वेदर प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली द कंडीशंस ऑफ सर्विस एज रिस्पेक्ट पेंशंस ऑफ पर्सन हु हैविंग बीन अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल टू ए सिविल सर्विस of the Crown in India before the commencement of this Constitution, retired or otherwise ceased to be in service at any time before the commencement of the Constitution 28th Amendment Act 1970। हमने जो क्लोज 1 में पढ़ा वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन लोगों की है जो इंडिपेंडेंस से पहले ज्वाइन किए थे, जो सर्विस कर रहे थे, IPS IAS वगैरह हो गए, ठीक है। उन लोगों के लिए है कि भाई वो रिटायर होने के बाद पेंशन्स वगैरह लेंगे, उनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो लेंगे। तो रिटायर होने के बाद जो भी उनकी कंडीशंस हैं भाई, उनमें कुछ चेंज करना है, इनमें भाई पहले के जो रूल्स हैं उनको चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना, हटाना है, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, वो कर सकती है। लेकिन किन लोगों के लिए? जो इंडिपेंडेंस से पहले ज्वाइन किए थे और उसके बाद उन्होंने सर्व किया, उसके बाद वो रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के बाद उनकी जो पेंशन है, उनके जो बेनिफिट है, उनमें जो चेंज करना, उन रूल्स में जो चेंज करना है पहले के रूल्स में, तो पार्लियामेंट के पास पावर है, उनको हटाना है या चेंज करना है तो वो बिल्कुल कर सकती है। उसके बाद एक कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ एनी सच पर्सन हु इज होल्डिंग और हैज़ हेल्ड द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस और अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
or a high court, the comptroller and auditor general of India, the chairman or other member of the union or a state public service commission, or the chief election commissioner, nothing in subclause A or subclause B shall be construed as empowering Parliament to vary or revoke after his appointment to such post the conditions of his service to his disadvantage, except in so far as such conditions of service are applicable to him by reason of his being a person appointed by the Secretary of State or Secretary of State in Council to a civil service of the Crown in India. इस कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो ये पहले के कंडीशंस थे ना, इंडिपेंडेंस से पहले जो आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, उनकी जो सर्विस कंडीशंस थी, जो पेंशन्स वगैरह की कंडीशंस थी, वो सब जो इंडिपेंडेंस के बाद जो ज्वाइन किए हैं ना ऑफिसर, उनके ऊपर लागू नहीं होंगी, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। जो पहले ज्वाइन किए थे उनके ऊपर ही अप्लाई होंगी। भाई इंडिपेंडेंस से पहले वाले सिविल सर्वेंट्स थे, उनकी सर्विस कंडीशंस हो गई, पेंशन कंडीशंस हो गई, वो चेंज कर सकते हैं पीछे से या आगे से, आगे की डेट से। वो उन सब के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। किन के ऊपर? जो इंडिपेंडेंस के बाद ज्वाइन किए हैं। ये जितने भी पोस्ट हैं, इनके सर्विस कंडीशंस पार्लियामेंट वेरी नहीं कर सकती, रिवोक नहीं कर सकती। कौन से पोस्ट के? इंडिपेंडेंस के बाद वाले के। और जो ये रेट्रोस्पेक्टिवली और प्रोस्पेक्टिवली, इसमें टू दी डिसएडवांटेज। अब ये जो डिसएडवांटेज है तो इसका मतलब ये है कि भाई इनका नुकसान होने वाला चेंज नहीं कर सकती पार्लियामेंट। और ये जो भी चेंज होगा ये उन्हीं सिविल सर्वेंट्स के ऊपर अप्लीकेबल है जो इंडिपेंडेंस से पहले काम कर रहे थे। होप आपको ये कंडीशंस वाली जो बात है वो मैंने थोड़ा सा ना क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा उनमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। सिंपल से यूँ समझ लो, जो इंडिपेंडेंस से पहले जो सिविल सर्वेंट्स थे उनकी पेंशन्स कंडीशन, उनकी सैलरी कंडीशंस में चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, भाई आगे की डेट से पीछे की डेट से। लेकिन जो इंडिपेंडेंस के बाद जो सिविल सर्वेंट्स लगे हैं, मान लो अगर कोई सिविल सर्वेंट्स अभी लगा तो उसकी जो सैलरी पेंशन अभी से जो सैलरी डिसाइड है वो ही मिलेगी, उसमें चेंज नहीं कर सकती। बढ़ा तो सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंस से पहले जो भी सिविल सर्वेंट्स थे उनमें क्या है, पार्लियामेंट उनके नुकसान के लिए तो नहीं करेगी, लेकिन यूँ है चेंज कर सकती है। उनको डिसएडवांटेज ना हो, बाकी उनकी जो भी कंडीशंस हैं उनको चेंज कर सकती है पार्लियामेंट। ये बात समझ लो आप। उसके बाद है सेकंड क्लोज, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर बाय पार्लियामेंट बाय लॉ अंडर दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द पावर ऑफ एनी लेजिस्लेचर और अदर authority under any other provisions of this constitution to regulate the conditions of service of persons referred to in clause 1। सेकेंड क्लोज में ये है सिंपल सी लैंग्वेज में कि भैया अगर पार्लियामेंट ने कोई चेंज किया है या रिवोक किया है या वेरी किया है कोई लॉ, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है वो लागू ही नहीं होगा। नहीं, उसकी भी पावर है, वो ख़त्म नहीं होगा। ये थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूँ। भाई क्लोज 1 में ये बताया कि पार्लियामेंट कुछ पर्टिकुलर सिविल सर्वेंट्स के सर्विस कंडीशंस को वेरी कर सकती है, रिवोक कर सकती है, लेकिन इन सब को छोड़ के अगर कोई लेजिस्लेचर का इनके सर्विस कंडीशंस रेगुलेट करने का प्रोविज़न हो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी लागू होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई और प्रोविज़न है वो लागू होगा, चाहे वो रिवोक कर दें चाहे वो वेरी कर दें। इस आर्टिकल में पार्लियामेंट के बारे में तो बताया गया है कि भाई वो कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर है वो ख़त्म हो गया है। अगर उनका कोई लॉ है तो वो लागू होगा, ख़त्म नहीं होगा। ये बात बोल रहा है हमारा सेकंड क्लोज। थोड़ा और अच्छे से भी ना इसको बताया जा सकता है, बट मैंने जिस हिसाब से समझा वैसे मैंने आपसे शेयर कर लिया यार। उसके बाद थर्ड क्लोज, नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन इन। पहले हम एक और बी दोनों क्लोज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ और एनी एंडोर्समेंट ऑन एनी कोवेनेंट एग्रीमेंट और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट which was entered into or executed by any person
any person referred to in clause 1 or arising out of any letter issued to such person in relation to his appointment to any civil service of the crown in India or his continuance in service under the government of the Dominion of India or a province thereof। साथ में छोटा सा बी क्लोज है वो भी पढ़ लेते हैं। एनी डिस्प्यूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन अंडर आर्टिकल 314 एज ओरिजिनली एनेक्टेड। हमने ऊपर पढ़ा कि रिवोक और वेरी कर सकती है पार्लियामेंट। इसमें क्या बता रहा है, एक तो जो आर्टिकल 314 है जो हम आगे देखेंगे, 314 में वो अभी तो रिपील्ड हो गया। उसमें क्या बताया गया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट को इस आर्टिकल के तहत जो पार्लियामेंट को पावर्स मिला हुआ है वेरी करने का, रिवोक करने का, इनमें से कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो उसमें घुसने का कोर्ट को कोई राइट नहीं है, जुरिस्डिक्शन नहीं है। मतलब ओनली पार्लियामेंट हैव सुप्रीम पावर टू रिवोक और वेरी। ये जो आर्टिकल 314 है ना, मैं ये बता रहा हूँ, दोनों क्लोज का एक ही रिजल्ट बता रहा हूँ, दोनों का सेम सही है कि भैया आर्टिकल 314 के तहत अभी तो वो रिपील्ड हो गया है। उसमें क्या है कि भाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का या किसी अदर कोर्ट को ये जो रिवोक और वेरी करने के जो पावर पार्लियामेंट को, इसके डिस्प्यूट में मतलब कोई राइट नहीं है इसमें घुसने का। कोई भी अगर डिस्प्यूट राइज होता है तो किसी भी कोर्ट को इसमें घुसने का राइट नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये बात बोल रहे हैं ये ए और बी क्लोज। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा पावर किसके पास हो गई? पार्लियामेंट के पास हो गई। क्या करने की? सुप्रीम पावर होगी ना टू रिवोक और वेरी करने की। उसके बाद है फोर्थ क्लोज, द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल शैल हैव इफेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस इन आर्टिकल 314 एज ओरिजिनली एनेक्टेड और इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये है कि जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में पार्लियामेंट को जो भी पावर है वेरी करने का, रिवोक करने का, वो बिल्कुल होल्ड करेगा, कहीं भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही बात बोल रहा है हमारा फोर्थ क्लोज। तो यही था हमारा आर्टिकल 312A। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।